अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू उर्दू नावल। पेशे खिदमत है सदियों का सहर। नेक्स्ट एपिसोड। नाकाबिले यकीन। अपने आप को धोखा देने के मुतरादिफ ये कैसे हो सकता है? ये तो मुमकिन ही नहीं। डार्विन खुद हैरान नजर आ रहा था। फिर उसने कहा, तुम कौन से दरवाजे की बात कर रहे हो? मैंने एक गहरी सांस ली और आहिस्ता से कहा, जिसके बारे में तुम नहीं जानते डार्विन। मैं समझा नहीं, वो बोला, और मैं समझा भी नहीं सकता। तुम कुछ उलझे हुए हो। मुझे यकीन है कि पिछला अमल तुम्हारे लिए हैरान कुन होगा, लेकिन बस जिन लोगों से हमारा साबका है वो बहुत ही आगे के लोग हैं। उनके मुकाबले में डटे रहना बहुत बड़ी बात होगी। आसान काम नहीं है, लेकिन खैर, अब जो वक्त आने वाला है वो तुम्हारे लिए हैरान कुन होगा। मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि मैं तुम्हें थोड़ा सा आराम करने का मशवरा दूं, क्योंकि पिछले दिनों की मसरूफियत ने तुम्हें जहनी तौर पर थका दिया होगा। आपने मुझे बुलाया था मिस्टर डार्विन? हाँ। क्यों, क्या तुम्हारे पास मेरा पैगाम नहीं पहुंचा? इस वक्त तुम मेरी तलबी पर ही तो यहाँ आए हो। और आपने किसके जरिए मुझे बुलवाया था? अपने आदमियों के जरिए। इस तरह के सवालात क्यों कर रहे हो? मैं खामोश हो गया। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। डार्विन कहने लगा, मेरे कुछ मेहमान आने वाले हैं, तुम्हें फिलहाल आराम करना होगा। बहुत जल्द मैं तुम्हें आगे की तफसीलात बता दूंगा। ये कहकर उसने अपनी कुर्सी में लगे हुए एक बटन को दबाया और एक शख्स अंदर दाखिल हो गया। उसने अंदर आकर गर्दन खम की और बोला, जी, इन्हें इनके कमरे में ले जाओ और देखो, स्यागा अगर हो तो उसे बता दो कि तैमूर पाशा आ चुके हैं। स्यागा मेरे लिए नया नाम था। ये कौन है, क्या है? मुझे उसके बारे में कुछ मालूम नहीं था, लेकिन स्यागा एक मिस्री औरत है। हमारे लिए बड़ी कारआमद साबित होती है। वो सितारा शनास भी है और मुस्तकबिल की पेशन गोइयाँ कर सकती है। वैसे भी उसकी उम्र के बारे में कोई सही अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। ख्याल ये किया जाता है कि उसकी उम्र 200 साल के करीब है, लेकिन यह भी एक क्यास है। अलबत्ता तुम उसे देखोगे तो कह नहीं सकोगे कि उसकी उम्र कितनी है। खैर, जाओ, इन्हें ले जाओ। मैं खामोशी से अपनी जगह से उठ गया, लेकिन मेरे कदम लड़खड़ा रहे थे। दर हकीकत मैं तिलिस्मात में फंसा हुआ था। शुमाली इलाकों में डार्विन ने मेरे लिए जो आला दर्जे की रिहाइशगाह बनवाई थी और जिस तरह मुझे उसके तमाम हकूक सौंप दिए गए, वो मेरे लिए बेशक दिलकश थे, लेकिन उसके बदले में जिस तरह के हालात का सामना करना पड़ रहा था, उससे भी बस जान ही जा रही थी। और फिर कुछ समझ में नहीं आता था कि उन हालात से निमटना किस तरह मुमकिन है। गर्ज ये कि मैं उस कमरे में आ गया जो एक बेहतरीन रिहाइशगाह के तौर पर था। मैं यहाँ आराम कर रहा था कि दरवाजे से एक औरत अंदर दाखिल हुई। उसके पूरे चेहरे पर झुर्रियाँ ही झुर्रियाँ थीं, लेकिन उसकी चाल ढाल से यह अंदाज़ा होता था कि ये झुर्रियाँ मसनूई हैं, क्योंकि वो इंतहाई चुस्त व चालाक थी। उसने अंदर आकर गर्दन खम की और बोली, मेरा नाम स्यागा है। मैं बुजुर्गों का हमेशा एहतराम करता रहा हूँ। आइए बैठिए मादाम स्यागा। वो एक आरामदेह कुर्सी पर बैठ गई। मैं तुमसे मिलना चाहती थी और इसकी बुनियादी वजह तुम्हारे बारे में दिया गया इल्म था। मेरे बारे में दिया गया इल्म? हाँ, मैं सितारों से मदद लेती हूँ और वह मुझे तरह तरह के किरदारों से मुतारिफ कराते हैं। हाँ, मुझे डार्विन ने बताया था, लेकिन तुम्हारे बारे में जो इंकशाफात मेरे पास हैं, डार्विन के फरिश्ते भी उन तक नहीं पहुँच सकते। ठीक, चलिए आप मुझे बताइए, आप मेरे बारे में क्या बता सकती हैं मादाम स्यागा? तुम थनेशी हो? जी, मेरा ख्याल है मेरा नाम तैमूर पाशा है। मेरा मकसद वो नहीं है थनेशी। एक ख़ास सिफ्त होती है जिसकी तफसील मैं खुद तुम्हें नहीं बता सकती। असल में सूरत हाल ये है कि तुम वक्त के साथ चल रहे हो। तुम्हारी शख्सियत दोहरी हो गई है। एक तरफ तुम्हें माजी कदीम की पुरस्रार रूहें अपना आलाकार बनाए हुए हैं, तो दूसरी तरफ डार्विन तुमसे काम लेना चाहता है। तुम दोनों ही के लिए कारआमद हो, डार्विन के लिए भी और उन पुरस्रार रूहों के लिए भी, जो ना जाने कब से तुमसे आस लगाए हुए बैठी हुई थी कि तुम सरजमीन काहिरा या सरजमीन मिस्र पर कदम रखो और वह तुम्हें अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकें। मैं चौंक कर बूढ़ी स्यागा की सूरत देखने लगा। स्यागा वो अल्फाज कह रही थी जिनका ताल्लुक मुझसे था। इस औरत का वजूद वैसे ही पुरस्रार था। मैंने फौरन उससे कहा, मादाम स्यागा, आप मुझसे मिलना चाहती थी? हाँ। क्यों? तुम्हारी उलझन दूर करना चाहती थी मैं। किसी के कहने से नहीं। फिर? मैंने बताया ना तुम्हें कि मेरा ताल्लुक सितारों से होता है। डार्विन मुझे अपनी माँ की तरह समझता है। कोई भी कदम उठाने से पहले वह मुझसे मशवरा करता है, यहाँ मिस्र में, और मैं उसे सही मशवरा देती हूँ। बहरहाल तुम्हारे बारे में मैंने अभी उससे कोई तज़किरा नहीं किया। और एक बात और भी कहूँ तुमसे, तुम्हें यकीन दिलाने के लिए नहीं, बल्कि सितारों से मेरा मुआहदा है कि अगर वो मुझे कोई ऐसी अजनबी बात बता देंगे जो आम लोगों के इल्म में ना हो, तो मैं उनके राज को राज रखूंगी। ये इस वक्त मैं तुमसे कहना चाहती हूँ। तुम अपने बारे में अगर मुझसे कुछ पूछना चाहो तो पूछो।
या फिर मैं ही तुम्हें अपने बारे में बताए देती हूँ। मेरा मतलब है मुख्तसरन जो मैं तुम्हें बता चुकी हूँ। मैं समझ रहा हूँ मादाम स्यागा, आपको मेरी उलझन का इल्म है। हाँ, तो फिर ये बताइए कि क्या मैं ज़रमिनास हो सकता हूँ? ये मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। क्यों? क्योंकि ये भी माजी का एक राज है। मगर एक बात मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम तैमूर पाशा है और मेरे बाप का नाम जहांगीर पाशा था। हम लोग इन पुरस्कार दास्तानों को तस्लीम नहीं करते जिनका ताल्लुक हमारे मजहब से नहीं है। मैं मानती हूँ, लेकिन कभी कभी तारीख में कोई ऐसा नुक्ता आकर फंस जाता है जिससे गुरेज मुमकिन नहीं होता, और ऐसा ही इस बार भी हुआ है। एक तरफ मैं डार्विन के लिए काम कर रहा हूँ और दूसरी तरफ आमिना अल किराश मुझे ज़रमिनास कहकर एक मुहिम में इस्तेमाल करना चाहती है। हाँ, मैं जानती हूँ, और तुम मजबूरन इस दोहरी कैफियत का शिकार रहोगे। मगर मैं कैसे कर सकता हूँ? तुम मुझे बताओ मादाम कि ये सब कुछ मैं कैसे कर सकता हूँ। कर सकते हो नहीं, बल्कि कर रहे हो। अचानक ही वक्त तब्दील हो जाता है। अब वो थोड़ी देर पहले मुझे अपनी रिहाइशगाह के एक कमरे में अंदर पहुँचा कर गई है और इस वक्त मैं डार्विन की रिहाइशगाह में हूँ। हाँ, वजह है इसकी। क्या वजह है? वक्त। तुम ये समझ लो कि आमना के लिए तुम जो कुछ कर रहे हो वो माजी है और हाल का उससे कोई ताल्लुक नहीं। ये हाल नहीं है, और इस वक्त माजी और हाल इस तरह गुडमुड हो गया है कि ना तुम इधर के बारे में कोई फैसला मुनअमल कर सकते हो, ना उधर के बारे में। मगर मुझे ये बताओ मादाम से आगा कि क्या मैं ये सब कुछ कर सकूंगा? मैंने कहा ना, कर सकोगे नहीं, कर रहे हो, इसलिए कि तुम घनेशी हो। अब मुझे घनेशी की तफसील बता दो। घनेशी आम इंसान नहीं होता। इस कायनात में तुम जैसे चंद ही अफराद हैं जो दोहरी क्या बल्कि बाज़ औक़ात 6-6 शख्सियात के मालिक होते हैं। वो कहती है कि मुझे 7 मोती हासिल करना होंगे। ये ज़रूरी है और तुम्हारी मजबूरी भी। ना जाने तुम्हें माजी के कौन कौन से दौर का सफ़र करना पड़ेगा। तुम क्या समझते हो? क्या तुम इस जाल से निकल जाओगे? नहीं, ऐसा नहीं है। तुम घनेशी हो, ऐसी तैसी घनेशी की। अगर मैं ना करना चाहूँ तो कौन मुझे रोक सकेगा? ऐसा मत सोचना, ऐसा बिल्कुल मत सोचना। तुम्हें यह सब कुछ करना है, मगर माजी में जो कुछ है उससे तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। जब तुम 7 मोतियों की माला उसके गले में डाल दोगे तो तुम नहीं जानते कि कितने इंसानों का तुमसे वास्ता रहेगा। बहुत बड़ा एहसान करोगे तुम माजी के एक ऐसे दर्दनाक दौर पर जिसके बारे में दुनिया बहुत कम जानती है। आह, तुम्हारी बातें मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आ रही। मैं तुमसे सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ मेरे बच्चे, हो सके तो इस बूढ़ी की बात पर यकीन कर लो। इन सारी चीज़ों से बिल्कुल ना घबराओ। बड़े मुश्किल हालात का सामना करना पड़ेगा तुम्हें, लेकिन होगा वही जो माजी में हो चुका है। सिर्फ एक बाब तुम खोलोगे और वो बाब होगा 7 मोतियों की माला का आपस में बंध जाना। गोया मुझे माजी में और दूर तक जाना पड़ेगा। हाँ, यकीनन ऐसा होगा। अच्छा, अब चलती हूँ। हो सके तो अपने आप को ये सोचकर मुतमईन कर लो कि तुम्हें नुकसान कहीं से भी नहीं है। ठीक है, लेकिन एक बात और बताओ। हाँ बोलो। क्या तुम मुझे दोबारा भी कभी मिल सकती हो? अगर तुम्हें वाकई मेरी ज़रूरत हुई तो कब और कहाँ, भूल जाओ इस बात को। क्या मतलब? कोई मतलब नहीं, अब मैं चलती हूँ। ये कहकर बूढ़ी बगैर किसी सलाम दुआ के दरवाजे से बाहर निकल गई और मैं फटी फटी आंखों से सब कुछ देखता रहा। बहरहाल अब मैं आराम के लिए लेट गया। गालिबन शाम के 6-6:30 बजे थे जब मैं जागा, गुस्ल किया और बाहर निकल आया। मैंने सामने देखा, जहाँ मेरा कमरा था उसके सामने राहदारी के आखिरी सिरे पर कोई एक जगह से निकलकर दूसरी जगह निकल गया, लेकिन उसे देखकर मैं दंग रह गया। ये आमिना थी जो उस वक्त एक इंतहाई जदीद लिबास में मलबूस बेनियाजी से आगे बढ़ गई। मैं एकदम से अपनी जगह से दौड़ा। मैंने आमिना को कई आवाज़ें भी दी थीं। राहदारी के आखिरी सिरे पर पहुंचा तो उसका कोई नामो निशान नहीं था। मैं दंग रह गया। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं और क्या ना करूं। इधर उधर देखा और उसके बाद वापसी के लिए पलट आया। ये सारे किरदार बड़े अजीबोगरीब थे और बाज़ औक़ात तो मेरी जहनी कुव्वतें मेरा साथ छोड़ने लगतीं। बेशक मैं सरजमीन मिस्र में एक पुरस्कार दास्तान का किरदार बन गया, लेकिन बड़ा मुश्किल था। सब कुछ समझ नहीं पा रहा था। स्यागा ने अलग जहन खराब कर दिया था और एक अजीबोगरीब नाम लिया था मेरा, घनेशी। ये क्या चक्कर होता है? लेकिन कोई एक चक्कर होता तो समझ में आता। अब इसके अलावा और कोई चाराकार नहीं कि खुद को हालात के धारे पर छोड़ दिया जाए। कुछ सोचो ही नहीं जो आगे किसी परेशानी का सामना करना पड़े। बहुत उलझन के आलम में मैं वापस आ गया। बाज़ औक़ात इंसान इतना बेबस हो जाता है कि अपने आप को समझाने की कोशिश भी करे तो कुछ नहीं समझा पाता। उस वक्त यही कैफियत मेरी भी थी। मैंने सोचा कि अब मुझे आराम से यहाँ वक्त गुजारना चाहिए, जो होगा देखा जाएगा। आमिना अल किराश अगर इस इमारत में इस शक्ल में मौजूद है तो असूली तौर पर उसे मुझसे मुलाकात करनी चाहिए, वरना किसी भी लम्हे मैं अपने आप को इन मामलात से दस्तबरदार करार दे सकता हूँ। फिर डार्विन ने मुझसे दूसरी मुलाकात की
और मुस्कुराते हुए मेरा खैर मकदम किया। कहो मेरे दोस्त, कैसा वक्त गुजर रहा है? ठीक है, कोई खास बात नहीं। तुमने उस बूढ़ी औरत से मुलाकात की जिसका नाम स्यागा है? हाँ। उसने तुम्हें मुतमईन करने की कोशिश नहीं की? मैं ये जानना चाहता हूँ कि मुझे रागिल शाहबा जो भेजा गया था उसके बाद उन मकासद का क्या हुआ? एकदम ही उसमें तब्दीली पैदा कर दी गई, क्यों? वही बताने के लिए मैंने तुम्हें यहाँ इस वक्त तकलीफ दी है। मैं मालूम करना चाहता हूँ, असल में इस किस्म के शुबहात मिल रहे हैं कि नासिर हमीदी को तुम्हारे बारे में इल्म हो गया है। मेरे बारे में? हाँ। वैसे तो वो चंद अफराद जिनमें असरानी वगैरह शामिल हैं कत्ल हुए, जिससे मुझे शक हो गया था कि नासिर हमीदी को किसी ऐसे शख्स के बारे में शुबा हो गया है जिसको खुसूसी तौर पर तैयार करके हमने यहाँ भेजा। मिस्र में नासिर हमीदी के जासूसों की तादाद का कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि वो कितने हैं। कौन कौन उसके लिए काम करता है ये कुछ नहीं मालूम। जी, और मैं तुम्हें ये भी बता चुका हूँ कि नासिर हमीदी उन तमाम लोगों से एक एक करके वाकिफ़ हो चुका है जो अपने जासूसों के ज़रिए उसके खिलाफ काम कर रहे हैं। असल में उसने यहाँ इस तरह अपने पंजे गाड़े हैं और मुख्तलिफ शहरों और छोटी छोटी जगहों पर इस तरह अपने मराकज़ कायम कर रखे हैं कि सही तौर पर उसके बारे में कोई अंदाज़ा ही नहीं लगाया जा सकता। बस यूँ समझ लो कि सिर्फ गौर किया जाता है कि इस वक्त नासिर हमीदी कहाँ है और क्या कर रहा होगा। वो अपनी कार्रवाइयों में मसरूफ़ है और दुनिया वाले सोच भी नहीं सकते कि यहाँ बैठकर वो ना सिर्फ मिस्र के खिलाफ बल्कि सारी दुनिया के खिलाफ बदतरीन कार्रवाइयाँ कर रहा है। मसलन एक शख्स जिसके बारे में हमें अंदाज़ा है कि वो क्या चीज़ है, यूँ समझ लो कि वो नासिर हमीदी के हत्थे चढ़ चुका है। वह कौन है उसके बारे में तुम्हें बाद में बताऊंगा। तुम ये समझ लो कि ये एक इंतहाई मोहलिक शख्सियत है और अगर वो नासिर हमीदी के हाथ लग गया तो यूँ समझ लेना कि बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल पैदा हो जाएगी। असल में हुकूमत मिस्र के चीदा चीदा लोग ये बातें सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि नासिर हमीदी खैर मिस्र के लिए तो जिस कदर ख़तरनाक है वो तो है ही, लेकिन यहाँ बैठकर वो जो कार्रवाइयाँ कर रहा है उनकी बात अगर आम हो गई तो मिस्र के खिलाफ बहुत सारे मसाइल उठ खड़े होंगे। मैं तुम्हें उसके बारे में मुख्तसर बताऊं कि वो शख्स बहुत ही अहम शख्सियत का मालिक है। कौन है और क्या नाम है? हैरत की बात है कि उसका असल ताल्लुक सहराए गोबी से है, यानी वो नस्लन मंगोल है, मगर उसकी माँ फ्रांसीसी थी। लेकिन क्योंकि उसकी माँ फ्रांसीसी थी इसलिए वो ख़ास मंगोल नहीं कहला सकता। उसका नाम डोगरा है, एलिस डोगरा। ठीक, एलिस डोगरा एक ऐसा शख्स है कि उसकी हैसियत अलग ही है। वो PhD है और उसने इलेक्ट्रॉनिक्स में पीरू से डिग्री ली है। फिर वो फ्रांसीसी बहरिया से वाबस्ता रहा और ज़ेर आब इस्तेमाल होने वाले असलहे पर रिसर्च करता रहा। जंग अजीम में उसने लिबरेशन आर्मी का साथ दिया। बहरहाल बहुत ही खौफनाक शख्सियत थी उसकी और एलिस डोगरा का नाम जंग अजीम के दौरान बड़ी अहमियत का हामिल रहा। ठीक, फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि एलिस डोगरा अचानक ही पीरू से गायब हो गया है। पीरू से? हाँ, उन दिनों वो पीरू में ही था और उसके बाद यहाँ आ गया और यहाँ के एक बहुत ही खूबसूरत हिस्से में मुकीम था। असल में उसे भी सरजमीन मिस्र से दिलचस्पी थी और हमेशा से थी। इस सिलसिले में उसकी बहुत सी मुलाकातें दूसरे लोगों से हुईं और उन्होंने ये बात बताई कि उसके दिल में ये तसव्वुर है कि वो ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा मिस्र में गुजारे और अहरामीन के बारे में तहकीकात करे। चूँकि वो एक फारिग ज़िंदगी गुजार रहा था, उसे यहाँ मिस्र में अगवा कर लिया गया है और इस किस्म के शवाहिद मिले हैं कि उसे नासिर हमीदी ने अगवा किया है। तुम ये समझ लो कि अगर वो नासिर हमीदी के हाथ लग गया है तो एक खौफनाक बहरान पैदा हो सकता है। तो अब मुझे क्या करना है? क्या रागिल शाहबा की तरह एक नाकाम मिशन? नहीं मेरे दोस्त, तुम्हें दोबारा रागिल शाहबा ही जाना पड़ेगा। जिस अंदाज में पहले मैंने वहाँ तक का सफ़र किया है और उसके बाद जो सूरत हाल पेश आई है वो मेरे लिए इंतहाई नाखुशगवार साबित हुई है। और आप यूँ समझ लें कि अगर मुझे वहाँ जाना भी पड़ा तो कम अज़ कम सफ़र की हद तक मैं इंतहाई बुरा महसूस करूँगा, क्योंकि मैं दोबारा उस अंदाज में वहाँ नहीं जाना चाहता। तुम दोबारा उस अंदाज में वहाँ नहीं जाओगे। अचानक ही मैंने सोचा कि अगर आमिना यहाँ मौजूद है तो क्यों ना उसे बात करूँ कि जिस अंदाज में वो एहराम सलाबा से मुझे कहीं से कहीं पहुँचा देती है, इस बार भी वो मुझे रागिल शाहबा पहुँचा दे। लेकिन ये एक अहमकाना ख्याल था, वो मेरे सामने नहीं आई। पहले भी वो एक जदीद शक्ल में मेरे सामने आ चुकी थी, लेकिन इस बार वो मुझसे मिली नहीं थी। मैंने इस बात को अपने जहन में ही रखा। फिर मैंने डार्विन से कहा, मिस्टर डार्विन, आज तक मैं आपकी मर्ज़ी के मुताबिक काम करता रहा हूँ, लेकिन मैं महसूस कर रहा हूँ कि सरजमीन मिस्र में मेरे जहन के लिए उलझने ही उलझने हैं। मैं जानता हूँ और एक बात का तुम्हें पूरा पूरा हक दे रहा हूँ, वो ये कि अगर तुम ये महसूस करो कि वाकई हम तुम्हारे लिए वबाले जान बने हुए हैं तो तुम जब चाहो हमसे अलहदगी इख्तियार कर लो। तुमने अब तक जो कुछ किया है और जिस तरह हमसे ताउन किया है वो इस बात का हकदार है कि शहाबी इलाकों में जो कुछ तुम्हारे सुपुर्द किया गया है वो तुम्हारी मलकियत है।
तुम बाकी वक्त चाहो तो वहीं गुजार सकते हो, हमें कोई एतराज़ नहीं होगा। डार्विन के इन अल्फाज ने मुझे हैरान कर दिया। ये शख्स मेरे साथ इस तरह शरीफाना अमल करेगा, मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। ये लोग जो अपने अंदर ना जाने क्या क्या मकासद रखते हैं, ये तो बड़े सख्त मिजाज होते हैं, और मुझे लाजमी तौर पर उन्होंने जिस तरह इस्तेमाल किया है वो उनकी शख्सियत का आकाश है। लेकिन उस वक्त उसने जिस तरह मुझे ये पेशकश की है वो एक मुतासिर कुन हैसियत की हामिल है। चुनाचे मेरा रवैया भी उसके साथ नरम हो गया। नहीं मिस्टर डार्विन, मैं आपकी ख्वाहिश के मुताबिक काम करने को तैयार हूँ। डार्विन खामोशी से मुझे देखता रहा। उसके अंदाज में एक उनसियत भरा अंदाज था जिसको मैं बखूबी महसूस कर रहा था। फिर उसने कहा, हकीकत यह है कि हम जो कुछ कर रहे हैं उसमें एक अच्छा जज्बा भी शामिल है। थोड़ी सी तफसील और तुम्हें बताए देता हूँ। एलिस डोगरा का एक बेटा भी है जिसका नाम हैंस है। हैंस को इस बात का इल्म है कि उसके बाप को अगवा कर लिया गया, चुनाचे वो खुद भी दुश्मन की निगाहों से छुपता फिर रहा है। मेरा मतलब कहने का यह है कि तुमको फौरी तौर पर इस सिलसिले में मसरूफ़ अमल होना पड़ेगा और तुम एलिस डोगरा को तलाश करोगे। इस सिलसिले में तुम्हें मुकम्मल मालूमात अब्दुल्ला हारूनी से मिलेगी। ये अब्दुल्ला हारूनी कौन है? हमारे एक अहम कारकुन। बाहर तौर तुम्हारे ये सफ़र रागिल शाहबा तक बजरिया बस होगा। एक मखसूस जगह पहुंचकर तुम्हें टैक्सी लेना पड़ेगी। ये एक मजबूरी है क्योंकि हम तुम्हें नासिर हमीदी की निगाहों से महफूज रखना चाहते हैं। तुम्हारे लिए तमाम बंदोबस्त कर दिया जाएगा और इसके अलावा एक बार फिर तुम्हें सारी तफसीलात समझा दी जाएंगी। मैंने दिल में आरजू की कि अगर तफसीलात समझाने के लिए आमिना मेरे पास आए तो क्या ही बात है, लेकिन बहुत तलाश करने के बाद मुझे दोबारा आमिना का कहीं पता नहीं चला। लेकिन मैं अपने आप पर भरोसा कर सकता हूँ। ये बात किसी भी तौर नज़रअंदाज नहीं कर सकता था कि मुझे नज़र आने वाली शख्सियत आमिना ही की थी। मुझे मुख्तलिफ तरीक़ों से बहुत कुछ बताया गया। अब्दुल्ला हारूनी से मुलाकात के बारे में भी। अब्दुल्ला हारूनी की तस्वीर भी मुझे दिखाई गई। उसके मुख्तलिफ मशागिल प्रोजेक्टर के ज़रिए स्क्रीन पर मुझे दिखाए गए। रागिल शाहबा शहर के बारे में सारी तफसीलात बताई गईं। ये कोई छोटा मोटा शहर नहीं था बल्कि काफ़ी बड़ी हैसियत थी इसकी। और इसके बारे में डार्विन ने मुझे ये भी बताया कि यहाँ नासिर हमीदी के खासे मुफादात पोशीदा हैं, जिनकी तफसील तो नहीं मिल सकी है, लेकिन ये कहा जाता है कि नासिर हमीदी वहाँ अपने खुफिया अड्डों पर खासा वक्त गुजारता है। ये तमाम बातें मुझे बता दी गई थीं, लेकिन बिस्तर पर दराज होते हुए मैं ज़रमिनास, आमिना और सादान वगैरह को नहीं भूल सका और ये सोचता रहता कि पता नहीं वो मुहिम कब शुरू होगी, क्या मुझे दोबारा उसमें उलझना पड़ेगा। और ये फैसला करना भी मेरे लिए मुश्किल था कि मैं कौन से मामले में ज़्यादा खुश रहता हूँ, नासिर हमीदी के खिलाफ कार्रवाइयों में या फिर सादान के बाप की वसीयत। अरे बाप रे बाप, क्या ही अनोखी बातें थीं। कभी किस्से कहानियों में ऐसी किसी औरत का जिक्र सुना था जो कहीं पहाड़ों में पोशीदा थी और उसने हयात अब्दी हासिल कर ली थी। खुद मेरी ऐसी किसी कहानी से वास्ता पड़ेगा ऐसा कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन यह भी एक हकीकत थी कि सरजमीन मिस्र ने मुझे इस तरह अपने आप में जकड़ लिया कि जैसे कोई मामूली सा कीड़ा मकड़ी के जाल में फंस जाता है। और दिलचस्प बात यह थी कि हर एक का एक दूसरे से राब्ता साबित हो रहा था। अब इसी रिहाइशगाह में जहां डार्विन ने मुझे बुलवा लिया था, मैंने पूरे होशो हवास में आमिना को देखा, जो जदीद तरीन लिबास में मलबूस मेरे सामने से गुजरी। ये सब कोई तमाशा नहीं था बल्कि एक सच्चाई और हकीकत थी। वो यहाँ क्या कर रही है, या फिर नज़र आई है तो दोबारा मेरे सामने क्यों नहीं आई। ये तमाम बातें दिमाग को पिघलाई देती थीं। आखिरकार वो वक्त आ गया जब मुझे एक बस के ज़रिए रागिल शाहबा जाने के लिए सफ़र करना पड़ा। बस बहुत ही खटारा किस्म की थी और मेरे हुलिये में भी कुछ ऐसी ही तब्दीलियाँ पैदा कर दी गई थीं कि मैं उस बस की तरह खटारा ही होकर रह गया। मुकामी लोग, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि गरीब लोग बस में सवार थे और उनमें भांत भांत के लोग थे। ताहम मैं उस बस के ज़रिए उस मतलूबा जगह तक पहुँचा जहाँ ये बस जाकर ख़त्म हो जाती थी, जहाँ से मुझे कोई टैक्सी लेनी थी। और टैक्सी भी बिल्कुल उसी अंदाज की मिली जिसमें हॉर्न के अलावा हर चीज़ बोलती थी। टैक्सी ड्राइवर से तमाम मामलात तय हुए और वह मुझे लेकर चल पड़ा। जैसे तैसे टैक्सी स्टार्ट हुई। फिर यह सड़क थी कि बस नाकाबिले बयान ऐसी बुरी के टैक्सी भी झटके ले लेकर सफ़र कर रही थी। आखिरकार टैक्सी ड्राइवर ने एक जगह जाकर ब्रेक लगा दिए। काफ़ी फासले पर शहर के आसार नज़र आ रहे थे। उसने कहा, सर हम आगे नहीं जा सकते। क्यों भाई? क्योंकि आगे की सड़क बिल्कुल टूटी हुई है। तो फिर मैं क्या करूं? मैंने सर्द लहजे में कहा। यहाँ से आपको पैदल जाना पड़ेगा। वो जो जगह नज़र आ रही है वो एक छोटा सा कस्बा है, लेकिन उसके आगे के हालात बिल्कुल पुरसुकून हैं। टैक्सी ड्राइवर से थोड़ी सी झिकझिक करने के बाद मैंने उसका बिल दिया और वहाँ से आगे बढ़ गया। मैं ये सफ़र पैदल कर रहा था और मेरा जहन काफ़ी ख़राब हो रहा था। टैक्सी ड्राइवर के कहने के मुताबिक आगे एक छोटा सा कस्बा था।
जिसकी सड़कें बेहद तंग और गलीज थीं। हालांकि बात ऐसी नहीं थी कि मैं कोई बहुत ज़्यादा नफीस तबीयत का मालिक था। हर तरह की मुशक्क़त उठाना मैंने सीख लिया था। लेकिन उस वक्त ज़मीन पर एक गर्द सी जमी हुई थी। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ा था कि एक गली नुमा जगह नजर आई और मुझे वहशत सी होने लगी। उस गली में ना जाने कहाँ से बहुत सारे लोग निकल आए और उन्होंने मुझे पेशकशें शुरू कर दी। ये पेशकशें बड़ी भौंडी थीं। कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ। बमुश्किल तमाम मैंने उनसे पीछा छुड़ाया। मुझे एक जगह जो बताई गई थी वहाँ तक पहुँचने के लिए कस्बे से बाहर फिर सड़क का सहारा लेना पड़ा और एक टैक्सी मुझे लेकर चल पड़ी। मुझे जो तफसीलात बताई गई थी उसके मुताबिक अब मैं रागिल शहाबा में दाखिल हो चुका था और मुझे जिस जगह पहुंचना था वो एक कच्ची बस्ती का एक कच्चा मकान था। पूरी जिम्मेदारी के साथ अपनी मंजिल की जानिब निगाहें दौड़ाता हुआ मैं उस जगह पहुंच गया और फिर मुझे एक गली में दाखिल होना पड़ा। गली में दाखिल होने के बाद मैंने एक दरवाजे पर दस्तक दी और थोड़ी देर बाद किसी ने दरवाज़ा खोल दिया और बाहर झांक कर देखा। उस शख्स का जिस्म ठोस और चेहरे पर मोटी मोटी मूंछें। ये ख़ास अजीब सी शख्सियत का मालिक था। क्या बात है? उसने उखड़े हुए लहजे में सवाल किया। ब्लैक रोज़। मैंने कोड दोहराया जो मुझे बता दिया गया था और दरवाज़ा फ़ौरन खुल गया। उस शख्स ने मुझे अंदर आने का इशारा किया। वो एक हॉलनुमा कमरा था जहाँ मैंने कदम रखा। कमरा तारीक था और उसमें मुनशियात का कसीफ धुआं बल खा रहा था। दीवारों से पुष्ट लगाए कई अफराद बैठे हुए चिलम से हशीश पी रहे थे या फिर आबखोरों में कच्ची शराब। मैं 2 कदम आगे बढ़ा तो मुझे मौसीकी की सी आवाज़ सुनाई दी और मुझे साथ लाने वाले ने वो दरवाज़ा खोल दिया, जिसके दूसरी जानिब का माहौल यहाँ के मुताबिक बुरा नहीं था। वैसे उस जगह को देखकर मुझे अंदाज़ा हो गया कि यह फहाशी का अड्डा है। यहाँ मुनशियात भी मिलती है, उन्हें इस्तेमाल करने का ज़रिया भी मौजूद है और रक्स व मौसीकी के अलावा भी शायद यहाँ कुछ और होता होगा। मैंने अंदर कदम रखा। बड़ी रवायती सी मौसीकी थी जिसका ताल्लुक मिस्र की उस खास मौसीकी से था जो मिस्री क्लबों में सुनाई दे जाती है। दफ का इस्तेमाल भी किया जा रहा था और हॉल के बीचों बीच रोशनी का एक दायरा रक्कासा का ताकुब कर रहा था। स्पॉटलाइट में रक्कासा के तमाम नशेब फराज अयां थे, मगर महफिल शायद अपने अरूज पर नहीं पहुंची थी, इसलिए उसका जिस्म कपड़ों में लिपटा हुआ था। वो वाकई इसमें कोई शक नहीं कि इंतहाई खूबसूरत जिस्म की मालिक थी और मौसीकी की लय पर अपने जिस्म को थिरका रही थी। हल्की हल्की सिसकियां सुनाई दे रही थीं। मूंछों वाले शख्स ने कहा, आपको कहाँ बैठना है जनाब? मैंने सरसरे अंदाज में हॉल का जायजा लिया और दरवाजे के करीब एक तरफ इशारा करते हुए बोला, वहाँ। आप क्या पीना पसंद करेंगे? कावा। वह अदब से झुका और तारीकी में गायब हो गया। मैं लोगों से बचते बचाते दीवार के करीब पहुंचा और टेक लगाकर बैठ गया। यहाँ मुझे एक शख्स से मुलाकात करना थी। इस मुलाकात के लिए ये माहौल वाकई निहायत मुनासिब है, क्योंकि गिरदोपेश के लोग एक दूसरे की जानिब से बिल्कुल बेखबर होते हैं और कोई किसी पर तवज्जो नहीं देता। ये अंदेशा नहीं होता कि कोई हमारी गुफ्तगू सुन लेगा। हॉल में बैठने के बाद मेरी आंखें तारीकी में देखने की आदी हो गईं, तो मैंने एक मरतबा फिर इस जगह का तफसीली जायज़ा लिया और उन जगहों को ख़ास तौर पर जहन में रखा जहाँ से हंगामे के वक्त फरार हुआ जा सकता हो। वह मुनशियात के इस्तेमाल का गैर कानूनी क्लब था और पुलिस किसी भी वक्त वहाँ छापा मार सकती थी। मुझे एक बात से आगाह कर दिया गया था। मैं इन तमाम चीज़ों में इस वक्त दिलचस्पी नहीं ले रहा था, लेकिन रकासा का हसीन बदन खुद ब खुद अपनी जानिब मुतवज्जा कर लेता। इंसान बहरहाल इंसान ही होता है। सो मेरी आंखें रकासा के जिस्म के पेचो खम में उलझने लगीं। मैंने उस वक्त अपने आप को एक अजीब सी कैफियत में महसूस किया। मैं अपनी उस उलझन का कोई मतलब नहीं समझ सका। रकासा में कोई ऐसी बात ज़रूर थी जो मुझे खटक रही थी, लेकिन ये बात अभी तक मेरे जहन तक नहीं पहुंची थी और मैं ये नहीं समझ पाया कि यह सब क्या है। तभी मुझे एक आवाज़ सुनाई दी, मिस्टर तैमूर पाशा। मैंने निगाहें उठाकर देखा। ढीले ढाले, गंदे और भद्दे से लिबास में मलबूस एक शख्स ने मुझे मुखातिब किया और सवालिया निगाहों से मुझे देख रहा था। फिर उसे कुछ ख्याल आया और उसने अपना चेहरा मेरे करीब करते हुए कहा, मुझे पहचानो? अब मैंने उसके चेहरे पर गौर किया तो एकदम से चौंक पड़ा। यही तो अब्दुल्ला हारूनी था जिसकी तस्वीरें और चलती फिरती वीडियो मुझे दिखाई गई थीं और उसकी ज़बरदस्त शनाख्त करवाई गई थी। वो खासी बड़ी शख्सियत का मालिक था। ओहो, तुम पहचान लिया ना तुमने मुझे, माय डियर तैमूर पाशा। मैं तुम्हारा कोडवर्ड नाम लंगड़ा बादशाह कहकर भी तुम्हें मुखातिब कर सकता हूँ। हाँ, ये मैं ही हूँ। सिगरेट? उसने जेब से सिगरेट का पैकेट निकाल कर मुझे पेश करते हुए कहा, नहीं शुक्रिया, मैं सिगरेट नहीं पीता। ये सादा सिगरेट हैं, इनमें कोई नशावर चीज़ नहीं है। मैं जानता हूँ। ठीक है,
अब ये बताओ कि क्या यहीं बातचीत करनी होगी या कहीं और चलना है? फिलहाल यहाँ, क्योंकि हमारे लिए ये एक बेहतरीन जगह है और ख़ास तौर से मिस्टर डार्विन ने ये जगह मुंतखब की है। आप ये समझ लीजिए माय डियर कि हमारा हर काम एक सिस्टम के तहत हो रहा है। वो खामोश हो गया क्योंकि उसी वक्त एक मिस्री नौजवान ट्रे में कावा ले आया था। उसने बड़े अदब से हमें कावे की फिंजान पेश की और तारीकी में आगे बढ़ गया। मामला इंतहाई अहम और राजदाराना है। मैं नहीं कह सकता कि कब और किस वक्त कहीं से कोई शख्स निकलकर हम पर गोलियां बरसाना शुरू कर दे। मैं तुम्हें पहले से इस बात से आगाह करना चाहता हूं कि हम दोनों ही इस वक्त दुश्मनों में घिरे हुए हैं। मज़े की बात यह है कि मैं उन दुश्मनों की शनाख्त भी नहीं रखता, लेकिन मुझे ये इतला दे दी गई है कि नासिर हमीदी 1000 आंखों से जाग रहा है और ये उसका अपना इलाका है। यहाँ हमें हर लम्हे मोहतात रहना पड़ेगा। अब देखें हम अपनी गुफ्तगू की तकमील कर भी पाते हैं या नहीं। क्या तुम मुझे खौफजदा करना चाहते हो? मैंने सवाल किया। हरगिज़ नहीं, मैं तुम्हें सिर्फ होशियार करना चाहता हूँ। लो, उसने कहा और फिंजान से कावे की एक चुस्की ली। मैंने भी अपना फिंजान उठा लिया। कुछ लम्हे तक खामोशी तारी रही और इसके बाद उसने कहा, मैं गुफ्तगू को मुख्तसर करके असल मौजू की तरफ आता हूँ। गुज़िश्ता दिनों एक इंतहाई अहम शख्स गायब हो गया है। इतना अहम कि हम उसकी गुमशुदगी से सख्त परेशान हैं। वो एक साइंसदान है और उसके पास कुछ इस तरह की चीज़ें मौजूद हैं कि अगर वो किसी गलत इंसान के हाथ लग गईं तो समझ लो कि आधी दुनिया खतरे में पड़ सकती है। मज़ीद यह कि इस वक्त नासिर हमीदी मिस्री हुकूमत के खिलाफ सरगर्म अमल है। वह जो कुछ भी चाहता है, ये एक सियासी अमल है, लेकिन इसके लिए वो जो कुछ कर रहा है वो बेहद ख़तरनाक है। मेरा मतलब है कि उसकी ये काविशें इंतहाई ख़तरनाक साबित हो सकती हैं और अगर नासिर हमीदी उस शख्स पर काबू पाने में कामयाब हो गया तो यूँ समझ लो कि मिस्री हुकूमत के खिलाफ एक ख़तरनाक अमल का आगाज़ हो जाएगा। ठीक, क्या तुम उस शख्स के नाम के बारे में कुछ बता सकते हो? हाँ, उसका नाम है एलिस डोगरा और उसके बेटे का नाम हैंस। ये बात पहले ही मेरे इल्म में ले आई गई थी कि एलिस डोगरा नामी शख्स अगवा हो गया है और वो ख़तरनाक आदमी है। उस शख्स ने कहा। एलिस डोगरा के बारे में ये तफसीलात हैं कि वो लेदोन यूनिवर्सिटी से PhD है। इलेक्ट्रॉनिक्स में उसने पेरिस से डिग्री ली है। फिर सन 1934 में फ्रांसीसी बहरिया से वाबस्ता रहा और ज़ेरियाब इस्तेमाल होने वाले असलहे पर रिसर्च करता रहा। जब जर्मनी और फ्रांस की जंग हुई तो उसने फ्रांस का साथ दिया और फिर लिबरेशन आर्मी की तरफ से लड़ा। सन 1969 में इदारा रेनॉल्ड का डायरेक्टर था जो नेवी के लिए सुराग रसानी भी करता है। जंग के ज़माने में उसका नाम बड़ा सुनने में आता रहा है। बहरहाल ये शख्स है वो जिसका नाम एलिस डोगरा है और अब वो अगवा हो चुका है और अपनी जगह से लापता है। ख्याल यह है कि नासिर हमीदी ने उस पर हाथ डाल दिया है। वो कितने अरसे पहले अगवा हुआ? 3 माह पहले की बात है कि उसने काम की ज़्यादती से उकता कर तफरीह का प्रोग्राम बनाया और किसी दिलकश मुकाम की जानिब चल पड़ा। उसने उस दिलकश मुकाम का तयन भी कर लिया। फिर एक दिन उसने अपने बेटे को अलविदा कहा और फिर से कहो। मैंने कहा ना, उसने अपने बेटे को अलविदा कहा। ओहो, शायद तुम उसके बेटे के बारे में जानना चाहते हो। सुनो, उसकी बीवी मर चुकी है और उसके बेटे की उम्र 24 साल है। वो उसके साथ ही रहता है। जिस जगह उसे जाना था वो वहां तक नहीं पहुंचा। उसे रास्ते में ही अगवा कर दिया गया। इसका मतलब है 100% अगवा। अगवा के 2 रोज़ बाद उसके बेटे को एक ख़त मिला और वो ख़त खुद ही उसके हाथों का लिखा हुआ था। उसने तहरीर किया कि वो खुद किसी नामालूम जगह उतर गया है। ख़त कहाँ से पोस्ट किया गया था? उसी इलाके से जहाँ उसे जाना था। तुम्हारा मतलब है कि वो ख़त जाली था? जाली नहीं था, क्योंकि तहरीर उसी के हाथ की थी, लेकिन उससे ज़बरदस्ती लिखवाया गया होगा। क्या ये मुमकिन नहीं है कि वो खुद कहीं गायब हुआ हो? और उसका बेटा, क्या नाम बताया था तुमने? हैंस। और उसका बेटा ये समझ रहा हो कि उसे अगवा किया गया है? नहीं, कुछ अरसे के बाद हैंस को एक दूसरा ख़त मौसूल हुआ जिसमें एलिस डोगरा ने लिखा था कि वो अपने मौजूदा ओहदे और काम से मुतमईन नहीं है, इसलिए साल 6 महीने तक मज़ीद आराम करेगा। उसने ये नहीं लिखा था कि वो कहाँ है और अपने बेटे से कैसे राब्ता कायम करेगा। उसने बस इतना ही लिखा। तो फिर बस उसे ये बात नहीं मालूम थी कि उसके अगवा के मुल्जिमान कौन हैं, ना ही वो इसके लिए कोई इशारा कर सकता था। लेकिन एक ख़ास अमल यह है कि उसे नासिर हमीदी ने अगवा किया है। अंदाज़ नासिर हमीदी ही का सा है। एक बात बताओ माय डियर अब्दुल्ला हारूनी, आखिर ये मिस्टर डार्विन, जिसका ताल्लुक खुद मिस्र से नहीं है, मिस्री हुकूमत से ज़्यादा इस मसले में क्यों दिलचस्पी ले रहे हैं? अब्दुल्ला हारूनी ने जल्दी से अपना कावा ख़त्म किया और होंठों को खुश्क करता हुआ बोला, यही तो वो सवाल है जिसे खुद मेरा दिमाग भी हल नहीं कर सका, जबकि मैंने ज़ाती तौर पर इस बारे में बहुत कुछ सोचा है। गुड, बात वाकई गौर करने की है।
लेकिन यह भी हो सकता है कि खुद हुकूमत मिस्र ने मिस्टर डार्विन से इस बारे में ख्वाहिश जाहिर की हो। सब कुछ हो सकता है, लेकिन बज़ाहिर इसके आसार कहीं नहीं मिले। देखो, ये मेरी ज़ाती गुफ्तगू है, इसे तुम डार्विन के लिए महफूज मत कर लेना। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या 100% ये काम नासिर हमीदी ही का है? बिल्कुल कुछ नहीं कह सकता। इस दौरान रकासा बल खाती हुई हमारे बहुत करीब आ गई। उसके जिस्म की खुशबू हमारे नाक से टकरा रही थी। रकासा के साथ खासी बदतमीजी हो रही थी। नशे में डूबे हुए लोग उस पर दस्त दराजी कर रहे थे। अब्दुल्ला हारूनी ने कहा, बस तुम यूं समझ लो कि हम अभी तक अंधेरे में हैं। हमें कुछ नहीं मालूम। एक अंदेशा ये भी है कि उसे अगवा करने वाले उस पर तशद्दुद करके कहीं उसकी साइंसी मालूमात तो हासिल नहीं कर रहे। उसकी मालूमात कहाँ तक खतरनाक साबित हो सकती हैं, एक बार फिर मुझे बताओ। यूं समझ लो, अगर उसकी जुबान खुल जाए तो आधी दुनिया सख्त तबाही की जद में आ सकती है। उसने खतरनाक तरीन इजादात की हैं और उनके फार्मूले उसने अपने जहन में महफूज रखे हैं। रकासा अब इतने करीब आ गई थी कि अचानक ही मेरे जहन में एक खटक सी होने लगी। मुझे एक बार फिर यह एहसास हुआ कि इस रकासा में ज़रूर कोई अजीब बात है। अच्छा, एक बात बताओ, उसके बेटे का क्या ख्याल है? क्या वो भी यही सोच रहा है कि उसके बाप को अगवा किया गया है? ये सवालात तुम उनसे खुद ही कर सकती हो। क्या मतलब? वह दुश्मन की निगाह से बचने के लिए छुपता फिर रहा है। हैंस, हाँ, और मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है कि तुम उससे मुलाकात भी कर लो। वेरी गुड। रकासा ने अपना चेहरा मेरे चेहरे के बिल्कुल करीब कर दिया। लोग गहरी गहरी सिसकियाँ ले रहे थे, रकासा को गिरफ्त में लेने की कोशिश कर रहे थे। तो मैं तुम्हें बता रहा था कि अब्दुल्ला हारूनी ने कहा, लेकिन ना जाने क्यों मेरा रुख उन दोनों सायों की तरफ हो गया जो हमारे करीब पहुंच रहे थे। ना जाने क्यों मुझे यह एहसास हुआ कि कोई खतरनाक अमल होने वाला है। मेरी छठी हिस्स ने इस बात का ऐलान किया था और यह ऐलान बिल्कुल ठीक था, क्योंकि अचानक ही उन दोनों ने स्टेन गन्ने निकाल ली और उसके बाद टर्रर टर्रर की आवाज़ें बुलंद हुईं। मैंने अब्दुल्ला हारूनी को ज़ोर से धक्का दिया, लेकिन उसकी जान बचाने में कामयाब नहीं हो सका। उसके जिस्म से खून उबल पड़ा। वो लहराया और एक धमाके से फर्श पर औंधा गिर पड़ा। दूसरे ब्रेस्ट में गोलियां उसके सर पर पड़ी तो उसका भेजा टुकड़ों की शक्ल में बाहर निकलकर इधर उधर मुंतशिर हो गया। ये ब्रेस्ट सिर्फ उस पर ही नहीं मारे गए थे, बल्कि उनका शिकार मैं भी था। लेकिन अब्दुल्ला हारूनी को धक्का देते ही मैंने सांप की तरह अपनी जगह से रेंग कर जगह तब्दील कर ली और उस सतून की आड़ में चला गया जो मेरे अकब में था। अब्दुल्ला हारूनी का खून फवारों की शक्ल में उबल रहा था और उसका भेजा जगह जगह चिपक गया था। उसके जिस्म पर जैसे ही पहली गोली पड़ी थी, मैंने अपने आप को संभाल लिया था, लेकिन खून की धारें मेरे चेहरे और बाकी जिस्म पर भी पड़ी। अपनी जगह तब्दील करते ही मैंने फुर्ती से अपना रिवॉल्वर निकाल लिया और फिर इंतहाई दहशत के आलम में मैंने मुड़कर फायर किया। गोली दाएं तरफ खड़े हुए स्टेन गन बरदार के सर में लगी और उसे दूसरा सांस लेने का मौका ही ना मिल सका। अलबत्ता दूसरा आदमी मेरी गोली से बच गया और गोली उसके कान को छूती हुई गुजर गई। उसने फौरन ही खतरा महसूस करके फर्श पर छलांग लगाई और लेटते हुए भी स्टेन गन का एक ब्रेस्ट मेरी तरफ मारा। मुतद्दिद गोलियां सतून से टकराईं और मेरे चेहरे पर पत्थर के जर्रात उड़कर लगे। उस शख्स ने अपने साथी की लाश खींचकर सामने कर ली और उससे ढाल का काम लेने लगा। मैंने हॉल पर निगाह दौड़ाई। स्पॉटलाइट के अलावा वहां कम कुव्वत वाले सिर्फ 2 बल्ब रोशन थे। मैंने बारी बारी सबको निशाना बनाया। पहली गोली जाया गई, मगर बाद में सब अपने निशाने पर बैठी और हॉल तारीकी में डूब गया। मैं फुर्ती से अपनी जगह छोड़कर सीधा खड़ा हो गया। हॉल में चीखम धाड़ मची हुई थी। जिसकी समझ में जो आ रहा था वो मुंह उठाए उधर ही भागा जा रहा था। सरासीमगी की इन मिलीजुली आवाज़ों में एक दिलकश सुरीली आवाज़ भी शामिल थी, हल्की हल्की चीखें। मैं उस तरफ मुड़ा तो मैंने रकासा को फर्श पर हाथ पैर फेंकते हुए देखा। उसका जिस्म खून में डूबा हुआ था, लेकिन ये खून शायद उसका अपना नहीं था, क्योंकि उस वक्त वो अब्दुल्ला हारूनी के बिल्कुल करीब थी। अब्दुल्ला हारूनी के खून से बहने वाली धारें कुर्बजवार की हर चीज़ को भिगो रही थीं। मैंने करीब जाकर उसे बाजू से पकड़ा और उठाकर फर्श पर बिठा दिया। यहीं बैठी रहो, अपनी जगह से जुम्बिश मत करना, मैंने सरगोशी में कहा। वो आदमी जो बच गया था और शायद मामूली सा जख्मी हुआ था, तारीकी के बावजूद गोलियां बरसा रहा था। निशाना मैं ही था, लेकिन मैं उसकी गोलियों का निशाना नहीं बन सका और वो अंधेरे में दीवानों के से अंदाज में फायरिंग कर रहा था। लाशें गिर रही थीं और हॉल का फर्श सुरख होता जा रहा था। जो लोग घबराहट में इधर आ रहे थे उस शख्स की गोलियों का निशाना बनते जा रहे थे। अचानक ही रकासा ने आगे बढ़कर मेरा बाजू पकड़ लिया। निकलो, तुम्हें खुदा का वास्ता यहाँ से निकलो, वो लरजती हुई आवाज़ में बोली। रुक जाओ, रुक जाओ, मैं इस तरह यहाँ से नहीं जा सकता। मैं उस आदमी को जिंदा पकड़ना चाहता हूँ।
अचानक ही मैंने उनकी तरफ एक फायर किया ताकि उसे मेरी पोजीशन का इल्म हो जाए और वो अपना मैगजीन उस सतून पर खाली कर सके। मेरी स्कीम कामयाब रही। मेरे फायर करते ही वो गोलियां बरसाने लगा। स्टेन गन की नाल से सुरख शोलों की एक लकीर निकल रही थी। उसकी रोशनी में मुझे भी अपनी सेमत मुतय्यन करने का मौका मिल गया और मैंने अपने अमल का आगाज कर दिया। मैंने एक गोली उसके हाथ पर चलाई जिसमें वो स्टेन गन पकड़े हुए था। उसी वक्त रकासा ने सरगोशी की, सुनो सुनो, पुलिस पुलिस आ गई है। मुझे भी पुलिस की कार के सायरन की आवाज़ सुनाई दी। हमें फौरन यहाँ से निकल जाना चाहिए वरना, रकासा ने कहा। गोलियां बरसाने वाले ने भी गालिबन पुलिस सायरन की आवाज़ सुन ली थी। चुनाचे उसने सतून पर आखिरी बरस्ट मारा और हॉल में खामोशी छा गई। मैं जानता था कि अब वो फरार होने की कोशिश कर रहा होगा। मैंने रकासा का बाजू पकड़ा और उठकर दरवाजे की तरफ दौड़ा तो उसने कहा, उस तरफ नहीं, हम सीधा पुलिस की तहवील में चले जाएंगे। प्लीज उस तरफ पीछे दरवाजे से चलो, वो गली में नहीं खुलता। रास्ता कहाँ है? इस दीवार के पीछे। उसने बाएं जानिब की दीवार की जानिब इशारा करते हुए कहा। हम लाशों को फलांगते हुए और चीखते चिल्लाते अजसाम को परे धकेलते हुए उस तरफ बढ़े। उस वक्त कोई भी किसी की मदद नहीं कर सकता था। अगर पुलिस के हाथ लग जाते तो जाहिर सी बात है कि जिंदा बच जाना मुश्किल हो जाता। चुनाचे मैं रकासा के साथ बेतहाशा दौड़ता हुआ उस तरफ बढ़ा जिधर दीवार थी। रकासा ने कहा, इस दीवार में एक सुराख है, इसमें हाथ डालने पर तुम्हें एक खोटी मिलेगी। उस खोटी को पकड़कर खींचो। मैं उस सुराख को तलाश करने लगा और फिर रकासा के इंकशाफ के मुताबिक वो खोटी मिल गई। उसे खींचा तो दीवार में एक खाना जाहिर हो गया। वो खाना इतना वसी था कि एक आदमी बासानी उसमें से होकर दूसरी तरफ निकल सकता था। पुलिस कार के सायरन अब कान फाड़ रहे थे। वो गालिबन इस क्लब के दरवाजे तक आ गए थे और फिर दौड़ते हुए कदमों की आवाज़ें आईं और ये आवाज़ें करीब आती चली गईं। जल्दी प्लीज़, वरना ये हमें छोड़ेंगे नहीं। हम दोनों खाने से दाखिल होकर उस तारीख जगह पर आ गए। दौड़ते कदमों की आवाज़ें हमारे करीब आ गईं। मैंने खला की दूसरी तरफ हॉल में टॉर्च की रोशनियों की आड़ी तिरछी लकीरें देखीं। फिर एक पुलिसमैन उस खाने से अंदर घुसने लगा तो मैंने पलटकर अपने जूते की ठोकर उसके पेट पर मारी और उसके हलक से एक आवाज़ निकली और वो दूसरी जानिब ढेर हो गया। दूसरे लम्हे खुफिया दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। आगे जाकर सीढ़ियाँ थीं और दबीज तारीकी फैली हुई थी जहाँ हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा था। रकासा के कदमों की आहट मेरी रहनुमाई कर रही थी। सीढ़ियाँ ख़त्म हुई तो उसने सरगोशी में कहा, अब हमें एक सुरंग में चलना है। सुरंग ज़्यादा कुशादा नहीं है, इसलिए एहतियात से झुक कर चलो। मैंने उसकी हदायत पर अमल किया और उस सुरंग में चलने लगा। वो यहाँ से काफ़ी वाकिफ़ थी। रकासा बोली, इस सुरंग के बारे में किसी को नहीं मालूम, इसलिए ज़रा इत्मीनान से आगे बढ़ो क्योंकि छोटी है और सर में चोट भी लग सकती है। क्या वो स्टेन गन वाले यहाँ आ सकते हैं? मेरा मतलब है। नहीं, कोई भी नहीं आ सकता। झुक जाओ प्लीज़, रकासा ने कहा और मैं जानवरों की तरह हाथ पाँव से घसीटता हुआ उस सुरंग में चलने लगा। रकासा भी यही अमल कर रही थी। बदबू से मेरा दिमाग फटा जा रहा था। इसके अलावा शायद वह सुरंग तवील अरसे से इस्तेमाल नहीं की गई थी, इसलिए उसमें गर्दो गुबार और मकड़ियों के जाले भी थे। मेरे हाथ पांव भी उसी गलाजत में लुथड़ गए थे। खुदा खुदा करके वो सुरंग ख़त्म हुई तो रकासा ने कहा, अब अपने हाथ बुलंद करके लोहे का ढक्कन उठाओ, हम यहाँ से बाहर निकलेंगे। मैंने सीधे होते हुए तारीकी में हाथ बुलंद किए तो मेरे फौलादी हाथ ढक्कन से टकराए और मैंने जिस्मानी तवानाई का जोर लगाया और ढक्कन को उठाकर बाएं जानिब धकेल दिया। वो किसी पथरीली जगह से टकराया तो उसका शोर सा हुआ। फिर मैंने अपने जिस्म को जोर लगाकर ऊपर उठाया। जब हम उस सुरंग से बाहर आए तो बेपनाह हाँप रहे थे। ताज़ा हवा के झोंके उस वक्त नई जिंदगी से रोशनास करा रहे थे। मैंने सुरंग के धाने में हाथ डालकर रकासा को बाहर खींच लिया। हम जहाँ निकले थे वो एक अहाता था और उस अहाते में चारों तरफ जंग आलूद मशीनी पुर्जे बिखरे हुए थे। क्या तुम इस जगह के बारे में जानती हो? हाँ। क्या है ये? क्लब से थोड़ा सा आगे ये बहरी जहाज़ों का एक शेड है और ये जहाज़ों के पुर्जे बिखरे हैं। प्लीज़ ज़रा 1 मिनट इंतज़ार करो, मैं अपनी सांसें दुरुस्त कर लूँ। ठीक है, तुम यहाँ से भागने की कोशिश मत करना, मेरे सवालात के जवाब दो। मैं तुम्हारा एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूल सकती। तुमने मेरी ज़िंदगी बचाई है, ज़रा मुझे 2 मिनट दे दो। वह फूले हुए सांस के साथ बोली और मैंने खामोशी इख्तियार कर ली। खुद मेरा सांस भी धौंकनी बना हुआ था। थोड़ी देर के बाद हम ठीक हो गए तो मैंने कहा, तुम्हारे ख्याल में वो हमलावर कौन हो सकते थे? लाजमी बात है कि वो अब्दुल्ला हारूनी को कत्ल करना चाहते थे। तुम अब्दुल्ला हारूनी को कैसे जानती हो? मैं तो तुम्हें भी जानती हूँ, माय डियर तैमूर पाशा, उसने कहा और मैं शशदर रह गया। एक लम्हे तक मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकली। फिर मैंने उससे कहा,
क्या कह रही हो तुम? मैंने कहा ना, मैं तुम्हें भी जानती हूँ। बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि मैं तुम्हें भी जानता हूँ तो तुम हैरान रह जाओगे। इस बार उसकी आवाज़ बदली हुई थी और वो मर्दाना आवाज़ में बोली थी, क्या मतलब, कौन हो तुम? मैं एक बदनसीब इंसान हूँ जो अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए तरह तरह के सवांग रचा रहा हूँ। कौन? मेरा नाम हैंस है और मैं एलिस डोगरा का बेटा हूँ। उसने जवाब दिया और एक लम्हे के लिए मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मेरी खोपड़ी हवा में मौलिक हो गई हो। अचानक ही मुझे ये याद आया कि मैंने इस रकासा में कोई ऐसी तब्दीली महसूस की थी जो नाकाबिल फ़हम थी। वो तब्दीली यही थी कि वो रक्स करते वक्त लड़की नहीं लग रही थी। उसके अज़ा में औरतों की मानंद दिलकशी नहीं थी। हालांकि उसने अपने हाथों और पैरों पर बहुत उम्दा किस्म की झिल्लियाँ चढ़ा रखी थीं और मुकम्मल तौर पर एक खूबसूरत बदन की मालिक बनी हुई थी। लेकिन फिर भी उसके अंदर वो औरतपन नहीं था और उसके अंदाज में और जिस्म में वो दिलकशी नहीं थी जो होनी चाहिए थी। मैं हैरानी से उसे देखता रहा। इस दौरान उसने अपना मेकअप उतारना शुरू कर दिया। ना जाने क्या जतन किए थे उसने औरत बनने के लिए। फिर चंद लम्हों के बाद वो मर्दाना रूप में था। उसके मसनूई अज़ा करीब बिखरे हुए थे और उन्हें देखकर मुझे हंसी आ रही थी। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया और बोला, मैं तुम्हें पहचानता हूँ। कैसे? अब्दुल्ला हारूनी ने मुझे सारी तफसीलात बता दी थी। हम लोग यहाँ इस क्लब में अक्सर मुलाकात करते थे। मैं अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए यहाँ छुपा हुआ था। अब्दुल्ला हारूनी की मौत एक बहुत बड़ा सानिया है। मुझे उससे बहुत कुछ मालूम करना था जो नहीं मालूम कर सका। वो एक बहुत अच्छा इंसान था और उसने सच्ची बात यह है कि मुझे इस तरह संभाला कि मेरा बाप भी मुझे इतना ही तहफ़्फ़ुज़ देता। उसने भर्राई हुई आवाज़ में कहा, फिर बोला, स्टेन गन बरदार ने इतनी गोलियां बरसाई कि गोलियां मेरे चेहरे से महज 1-1 इंच के फासले से गुजरी थीं। मेरे बाप की गुमशुदगी के बाद वो मुझ पर बहुत मेहरबान था और उसी ने मुझे यहाँ इस क्लब में रकासा बना डाला। मगर मैं कैसे यकीन कर लूँ कि तुम हैंस ही हो, यानी एलिस डोगरा के बेटे? इसके बारे में मैं तुमसे क्या कहूँ, बताओ। कहाँ से तुम्हें अपने बारे में यकीन दिलवाऊँ? वैसे मेरे पास और कोई जरिया नहीं है। अब अगर मैं तुमसे ये सवाल कर डालूं कि क्या तुम मुझे ये सबूत दे सकोगे कि तुम दर हकीकत तैमूर पाशा हो? मैं सबूत दे सकता हूँ, मगर मैं कोई सबूत नहीं चाहता। बस अब्दुल्ला हारूनी ने मुझे बताया था कि तुम्हारी उससे मुलाकात होने वाली है। हम दोनों तुम्हारा बेचैनी से इंतज़ार कर रहे थे। और कोई ऐसी खास बात? हाँ। अचानक ही जैसे उसे कुछ याद आया, बोलो। लंगड़ा बादशाह, उसने कहा और इस बार मुझे हंसी आ गई। ये लक़ब मुझे डार्विन ने दिया था, लेकिन अब ये मेरा कोडवर्ड बन गया। ठीक है, मेरा ख्याल है मैं तुम्हारी तरफ से मुतमईन हूँ और मैं आपकी तरफ से। वैसे मैं आपको बताऊँ जनाब कि मैं एलिस डोगरा का बेटा ही नहीं, बल्कि आजकल हम जिस ईजाद पर काम कर रहे थे मैं उसका प्रोजेक्ट इंचार्ज भी हूँ। आप इस सिलसिले में जो भी मालूमात हासिल करना चाहें कर सकती हैं, मुझे एतराज़ नहीं होगा। तुम्हारी वालिदा, मैंने सवाल किया, 16 साल पहले इस दुनिया से चली गईं। क्या तुम्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि तुम्हारे दुश्मन अब तुम पर वार करेंगे? तुम्हें अगवा कर लिया जाएगा या फिर हलाक कर दिया जाएगा। मैं ये बात जानता हूँ और इसीलिए अपनी ज़िंदगी बचाए बचाए फिर रहा हूँ। आओ यहाँ से चलते हैं, ये जगह काफ़ी ख़तरनाक है। हम शहर से निकलकर सड़क पर आए तो हैंस ने खौफजदा लहजे में कहा, ओह मेरे खुदा, तुम्हारा चेहरा तो खून से रंगीन हो रहा है। मुझे एकदम याद आ गया कि अब्दुल्ला हारूनी का खून मेरे चेहरे पर बराह रास्त पड़ा था। इधर उधर देखकर मैंने एक ऐसी जगह देखी जहाँ पानी दस्तयाब था। अब ये पानी कैसा था इसका उस वक्त ख्याल नहीं किया जा सकता। मेरे चेहरे पर खून खुश्क होकर चिपक गया था। बड़ी मुश्किल से मैंने चेहरा साफ किया और कहा, हमें गुस्ल किए बगैर और कोई चाराकार नहीं, निकलो यहाँ से। अगर पुलिस वालों की निगाह हम पर पड़ गई तो मुश्किल में पड़ जाएंगे। काफ़ी आगे जाकर हम बाएं सिमत मुड़ गए और यहाँ से एक गली एक बार की जानिब जाती थी। उसकी निशानदेही भी हैंस ने ही की। हम दोनों उस गली में दाखिल हो गए। वो गली भी गलाजत से पुर थी। जा बजा गंदगी के ढेर लगे हुए थे जिससे दम उल्टा जा रहा था। गली सड़ी सब्जियां और टीन के खाली डब्बों की बहुतात थी। उस बार के बारे में हैंस ने बताया कि ये एक बासर शख्स इख्तियारी का है और इख्तियारी हर तरह के काम करा लेता है। वह शहर भर की पुलिस को भत्ता देता है। पुलिस, कस्टम वगैरह उसके बाएं हाथ का खेल है। इख्तियारी के बारे में दाखिल होने के लिए भी कुछ मखसूस हदायत थीं। कोई भी शख्स जब इस अड्डे के अकबी दरवाजे पर दस्तक देता है और फिर अपना नाम बताता था तो दरवाजे में लगी हुई खिड़की से उसकी शनाख्त की जाती और अंदर पहुंचकर उससे 2-3 सवालात भी किए जाते थे। इसके बाद उसे अंदर आने की इजाज़त मिलती। ये मैं खाना दिन रात खुला रहता था। जब हम वहां पहुंचे तो दरवाज़ा खुला हुआ ही मिला। वैसे दरवाजे की दूसरी तरफ का हिस्सा तारीकी में डूबा हुआ था। पता नहीं ये दरवाज़ा इस तरह क्यों खुला हुआ है।
यहाँ आने के लिए तो बड़े एहतियाती इक़दामात करना होते हैं। बहरहाल आओ देखते हैं। हमें तो चारों तरफ खतरात ही खतरात हैं। अलबत्ता यहाँ मेरे कुछ ऐसे शनासा मौजूद हैं जो मेरी मदद करेंगे, बशर्ते कि वो नजर आ जाएं। हैंस ने कहा और हम अंदर दाखिल हो गए। लेकिन हैंस ने अंदर पहुंचकर दरवाज़ा बंद कर लिया। फिर हमने अंदर का बल्ब जलाया और उसके बाद माहौल का जायजा लेते हुए अंदर की जानिब बढ़ गए। उस दरवाजे से दाखिल होकर हम एक राहदारी में पहुंचे। वहाँ एक बड़ा सा ड्रम रखा हुआ था। ड्रम की दूसरी तरफ एक रास्ता बना हुआ था। मैं उस रास्ते पर आगे बढ़ा। अंदर भी तारीकी थी, लेकिन दूसरी जानिब से ऐसी आवाज़ें आ रही थी जैसे किसी पर तशद्दुद किया जा रहा हो। हैंस के चेहरे पर हैरत के तासुरात फैल गए। वो आगे बढ़ा और मेरे करीब पहुंच गया। ज़रूर कोई ख़ास बात है, वरना यहाँ आने का ये तरीक़ेकार नहीं है। हम 2 कदम आगे बढ़े तो एक तरफ रोशनी दिखाई दी। शायद वो कोई दरवाज़ा था। एक बार फिर एक आवाज़ सुनाई दी जैसे कोई बुरी तरह चीख रहा हो और उसका मुंह बंद कर दिया गया हो। हम दोनों आहिस्ता आहिस्ता कदमों से उस दरवाजे के करीब पहुंचे तो अंदर का मंजर इंतहाई हौलनाक था। हैंस के मुंह से आवाज़ निकली, माय गॉड, माय गॉड। हम दोनों ही ने उस शख्स को देखा जिसका जिस्म बेलिबास था और उसके हाथ पांव एक सतून से बंधे हुए थे। उसके मुंह से खून बह रहा था और आंखें लहूलुहान थीं। गालिबन आंखों पर भी वहशियाना तशद्दुद किया गया था। उसके करीब 2 आदमी खड़े हुए थे। उनमें से एक जलते हुए सिगार से उसका बदन दाग रहा था। इख्तियारी के मुंह में कपड़ा ठूंस दिया गया था, लेकिन फिर भी मद्दम मद्दम आवाज़ें निकल रही थीं और उन आवाज़ों की कैफियत बड़ी हौलनाक थी। उसके करीब ही एक औरत की लाश भी पड़ी हुई थी। उसका गला किसी तेज़धार चीज़ से काटा गया था और अब महज एक पतली सी रग से उसके सर का ताल्लुक कायम था। वो 2 आदमी जो उस पर तशद्दुद कर रहे थे कुछ कहते भी जा रहे थे। हम दोनों ने सांस रोक लिए। उनमें से एक ने कहा, कुत्ते के बच्चे, अगर तू अपनी ज़ुबान नहीं खोलेगा तो हमें इसकी ज़रूरत भी नहीं है। हम तुझे मौत के घाट उतार देंगे। इख्तियारी कुछ नहीं बोला। मुझे यकीन था कि उसने उस आदमी की धमकी भी नहीं सुनी होगी, क्योंकि उस वक्त वो मौतो हयात की कशमकश से 2-4 था। उसे अपने गिरदोपेश की खबर कैसे रह सकती थी। बस इसके बाद मेरे लिए रुकना मुश्किल हो गया। मैं 2 कदम पीछे हटा और फिर मैंने दरवाजे पर भरपूर ठोकर मारी। दरवाज़ा झुनझुनाया और फिर कब्ज़ों से अलहदा होकर दूसरी तरफ जा पड़ा। मैंने छलांग लगाई और उड़ता हुआ कमरे में पहुंच गया। वो दोनों फुर्ती से मेरी तरफ मुड़े, मगर मैंने उन्हें कोई मौका नहीं दिया। मेरे रिवॉल्वर ने 2 शोले उगले। उनमें से एक की पेशानी लहूलुहान हो गई। वो फर्श पर गिरने से पहले ही मर चुका था। दूसरा मुझ पर हमलावर हुआ, मगर उसके लिए मेरे जहन में दूसरा मंसूबा था। मैंने झुकाई देकर उसका ये वार रोका। उस शख्स ने अपने रिवॉल्वर की तरफ हाथ बढ़ाया, मगर मैंने उसे भी मौका नहीं दिया और मेरा जोरदार हाथ उसके शाने पर पड़ा। उसके हलक से एक तेज़ चीख निकल गई। उसने दूसरे हाथ से मेरा जबड़ा तोड़ने की कोशिश की, मगर मैंने फुर्ती से उसका वार खाली देकर उसके पेट पर भरपूर लात मारी। मेरा ये हमला वो बर्दाश्त नहीं कर सका और उसके हलक से कड़ी चीख निकली और इसके बाद वो मुज़महिल होकर फर्श पर गिरा और साकित हो गया। मैंने उसके करीब जाकर उसके मुंह पर थप्पड़ मारा और सख्त आवाज़ में पूछा, हाँ, अब तुम मुझे अपने बारे में बताओगे। मैंने उस वक्त हैंस को बिल्कुल फरामोश कर दिया था। पता नहीं वो मेरे पीछे था या कहीं गायब हो गया। मैंने उसके मुंह पर दूसरा थप्पड़ मारा और कहा, अगर तुम जवाब नहीं दोगे तो मैं तुम्हें इतना मारूंगा कि तुम्हारा बदन कीमा कीमा हो जाएगा। अपनी जुबान खोलो कुत्ते के बच्चे, वरना तुम्हारा जो हशर मैं करूंगा तुम सोच भी नहीं सकते। मेरा लहजा इतना खूंखार था कि वो बुरी तरह खौफजदा हो गया। खौफ उसकी आंखों में मुंजमद हो गया। शायद उसने महसूस कर लिया था कि मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसने मुंह चलाया और फिर देखते ही देखते उसने हिचकी ली और बहुत सा खून उगल दिया। उसका बदन फड़का और उसके बाद साकित हो गया। मुझे यह समझने में देर नहीं लगी कि उसने अपने दांतों में पहले ही से कोई जहरीला कैप्सूल दबा रखा था, जिसे उसने खतरा महसूस करते ही चबा लिया। मैंने झिल्लाकर उसे धक्का दिया और इख्तियारी की जानिब बढ़ गया। वह भी गहरी गहरी सांसें ले रहा था, कराह रहा था। मैंने उसके हाथों और पैरों की रस्सियां खोली और उसे आज़ाद कर दिया। उसी वक्त हैंस भी करीब आ गया। उसने हैंस को देखा और फिर कुछ कहने के लिए मुंह खोला। हैंस हमदर्दी से उसके पास पहुंच गया। उसने कहा, कौन थे ये लोग इख्तियारी, कौन थे? पता नहीं, मैं नहीं जानता। उसकी आवाज़ मध्यम होती जा रही थी। फिर उसे अचानक ही खांसी आई और उसके मुंह से खून के लौटथड़े बरामद होने लगे। उसने अपने आप को संभाला, फिर पूछा, वो मेरी बीवी? उसकी आंखें इधर उधर घूमने लगीं। यह अंदाज़ा होता जा रहा था कि उसकी बसारत ख़त्म होती जा रही है। यकीनन वो ज़िंदगी की आखिरी सांसें ले रहा था। मरते वक्त अगर उसे उसकी बीवी की मौत की इत्तला दी जाती तो बिला वजह उसे दुख होता। हैंस ने कहा, तुम्हारी बीवी बेहोश हो गई है, फिक्र की कोई बात नहीं। मेरी बात सुनो।
उसने कहा और हैंज उस पर झुक गया। मैंने तुमसे राब्ता कायम किया और उसके बाद हारूनी से मुझे ये पता चला कि तुम्हारे वालिद को अगवा कर लिया गया है और फिर वो लोग उसे लेकर यकबारगी उसका जिस्म बुरी तरह थरथराया। उसके मुंह से खून की एक मोटी धार निकली और उसने बमुश्किल कहा, ली शाह ली। और इसके बाद उसकी गर्दन एक तरफ को ढलक गई और हाथ पांव बेहंगम तौर पर मुड़ गए। वो मर चुका था। हैंज फटी फटी आंखों से उसे देखने लगा और फिर अचानक ही मुझे याद आया कि मरने से पहले हारूनी इसी तरह के कुछ अल्फाज अदा करने की कोशिश कर रहा था। उसके मुंह से शाह की आवाज़ मैंने साफ सुनी थी। अचानक ही हैंज अपनी जगह से खड़ा हो गया। बड़ी अजीब बात हो रही है, बहुत ही अजीब बात हो रही है, वो बड़बड़ाया। ये कौन हो सकती हैं जिन्होंने इख्तियारी को हलाक किया है? क्या कह सकता हूँ, जाहिर है कोई बात नहीं कही जा सकती। वैसे एक बात बताऊँ, यहाँ एक ऐसा गिरोह भी काम कर रहा है जिसके बारे में तसव्वुर किया जाता है कि आजकल वो नासिर हमीदी के ज़ेरे तहत है। उस गिरोह को न्यू एज कहा जाता है। यहाँ वो काफ़ी काम कर चुका है। मैंने उसे कहा, अब ये बताओ कि हम यहाँ से कहाँ जाएंगे? अगर तुम मेरे साथ निकलो तो मैं तुम्हें सारी तफसीलात बता दूंगा, मैंने कहा। और इसके बाद हम दोनों वहाँ से बाहर आ गए। इस सिलसिले में किसी तरह की कोई अहमकाना मदाखलत हमारे लिए मुमकिन नहीं थी। वो मुझे जिस इमारत में लाया वो काफ़ी खूबसूरत थी, लेकिन उसने इमारत के तय खाने का रुख किया। यहाँ पहुँचने के बाद हमने एक गुसल खाने का रुख किया। अच्छी तरह नहाने के बाद मैंने हैंज के कपड़े पहने और उसके बाद आराम करने लेट गया। अब इसके अलावा और कोई चाराकार नहीं था कि सो जाया जाए और थकन दूर की जाए। नींद अपनी मर्जी की मालिक है। आए तो इस तरह आ जाए कि सोने वाले को पता भी ना चल सके, और ना आए तो रूठे महबूब की तरह तरसा कर मार दे। लेकिन मुझे उस वक्त फ़ौरन ही नींद आई, हालांकि दिमाग बेहद मुंतशिर था और मैं सुकून चाहता था। अलबत्ता असरार और रमूज की सरजमीन के सारे खेल निराले थे। आंख वहाँ नहीं खुली थी जहाँ सोया, ये तो कोई और ही जगह थी। और अब मिस्र से इतनी शनासाई हो गई थी कि कदीम व जदीद मिस्र में शनाख्त हो सके। मैं दरिया नील के किनारे वीरान खित्ते में था। एक रोज़ के वाक़यात के साथ का तवील और लामुतनाही सिलसिला मेरी ज़िंदगी के एक बड़े हिस्से पर मुहित हो गया।